दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भारतीय संविधान पढ़ चुके हैं और धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद की ज़रूरत क्यों है। तो हम इस बात पे ये जो है मनन करेंगे कि इस लोकतंत्र की सरकार में हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब भारतीय हैं और आप ये सभी जानते होंगे कि जैसे ही तिरंगे झंडे या फिर संविधान का गाना बजने लग जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस बात पे गर्व है कि हम जो है एक लोकतंत्र की व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो हम इस अध्याय में ये निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति जैसे महत्व जैसे विचारों को, आपसी संबंधों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो है ये वही तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मैं आपको बता दूं कि संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि संसद में क्या क्या सम्मिलित है। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो सम्मिलित है। हम इस अध्याय में ये भी देखेंगे कि हमारी संसद जो है नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया के हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में भी जो है वो मदद करती है। अब आप ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि ये जो है ये पार्लियामेंट का फिगर है। अब ये जो है तस्वीर मैं ये बता दूं आपको कि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि देखिए, सभी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट बात ये हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। और तीसरी बात ये हो गई कि देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। यानी कि क्या? प्रत्येक व्यक्ति वोट देता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट की वैल्यू एक होती है। प्रत्येक व्यक्ति मतदान देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, तब जाके जो है वो सरकार चुनी जाती है। यानी कि लोकतंत्र की सरकार है, जनता की, यानी कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होना। अब हम इसमें ये देखेंगे कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत, हमारा देश, आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। तो इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, राजा राम मोहन राय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तिलक, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे और स्टडी कर भी चुके हैं। तो इस संघर्ष में जो है समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। ऐसे तो हमें आज़ादी नहीं मिली। हमने देखा कि 150 मतलब 150 वर्ष तक अंग्रेजों ने हमारे भारत में शासन किया। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या हुआ कि देश तो हमारा है लेकिन शासन जो है किसी अन्य देश के लोग चला रहे हैं, मतलब उनका औपनिवेश है। ठीक है। तो वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। तो स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति जो है वो बदल डाली। कई सारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना, और जो है क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी वजह से हुआ। अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। लेकिन क्या है कि राष्ट्रवादी जो है खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे जो है वो पेश करने लगे। तो देखिए, 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें जो है बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब 1885 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भारतीयों के लिए लड़ना शुरू कर दी। और 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जो है वो मंजूरी दे दी। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं जो है वो राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही जो है आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो इसमें भी इसके द्वारा भी जो है आम जनता में आक्रोश फैला कि लोगों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ना, ना ही वोट डालने का अधिकार है, वो अपनी सरकार नहीं चुन सकती है। तो उन्हें उनके जो है सारे अधिकारों का हनन हो रहा था।
अब आप ये देख चुके हैं कि जैसा कि आप सबसे पहले ये भी देख चुके हैं कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों ने हिस्सेदारी दी, है ना, राष्ट्रवाद की भावना से जागृत होकर। तो स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका मतलब ये था कि अब सरकार जो है, सरकार को लोगों की ज़रूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। आप ये चित्र देख पा रहे होंगे कि देखिए, बटन दबाएं, वोट डालें। तो यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? यह चित्र जो है एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है, ठीक है। और 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले किस सन में शुरू हुआ? तो 2004 में जो है वो शुरू हुआ। और लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते थे और 8,000 का जो है टन कागज बनाना पड़ता था। तो देखिए, स्वतंत्रता संघर्षों के सपनों और आकांक्षाओं ने जो है वो स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को जो है वो अपनाया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए और इसके पक्ष में एक कारण बताइए। तो देखिए, सार्वभौमिक मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात ये है कि हमारा देश जो है वो लोकतंत्रात्मक देश है, ठीक है। तो लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। दूसरी बात ये हो गई कि इसमें सभी वयस्क नागरिक निर्णय की प्रक्रिया में जो ले सकते हैं। तीसरी बात ये हो गई कि नागरिकों की भागीदारी और सहमति जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो सकती है। अब बात करते हैं लोग और उनके प्रतिनिधि। तो देखिए, सहमति का विचार लोकतंत्र की जो है प्रस्थान बिंदु है। मतलब क्या कि सहमति से लोग जो है वो लोकतंत्रात्मक देश की सरकार चुनते हैं। तो सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही जो है वो लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उनके कामकाज के बारे में जो है वो फैसला देता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि 5 साल की सरकार चुनी जाती है, उनके काम को देखा जाता है कि सरकार ने जो है वो जनता के लिए कितना काम किया है। अगर वो सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं करती तो 5 साल के बाद जो है उस सरकार को बदल के दूसरी सरकार जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो इस तरह से जो है वो लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब जनता का शासन ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी देता कैसे है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका क्या है? चुनाव। चुनाव के माध्यम से जनता सरकार चुनती है। तो ये जनता मंजूरी ही दे रही है कि हम अपनी जो है मन मुताबिक सरकार चुन रहे हैं, जिसको बहुमत प्राप्त हो। मतलब मैक्सिमम जनता जिस पे वोट डालती है वही जो है चुनाव में जीतता है। तो देखिए, क्या होता है कि लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। तो जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। संसद किसे कहा जाता है? जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को। तो इस संसद जो है वो सरकार को नियंत्रित करती है। जो पार्लियामेंट है वो सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। ध्यान रखेंगे, संसद क्या करती है? संसद जो है वो सरकार को नियंत्रित और उसका मार्गदर्शन करती है। तो इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। आप ये फिगर देख पा रहे होंगे कि ये फोटो जो है क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये चुनाव कर्मचारी जो है एक दुर्गम इलाके, मतलब जहाँ पे पहुँच दूर हो, तो वहाँ पे जो है हाथी में देखिए मतदान केंद्र के मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुँचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बसेस वगैरह नहीं जा सकती। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, विधायक एमएलए कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एग्जामिनेशन में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है विधायक? विधायक जो है विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का जो है वो एक प्रतिनिधि होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे
एमएलए कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न ज़िले हैं, तो विभिन्न ज़िलों से जो है वो एमएलए चुन के जाते हैं और विधानसभा के मेंबर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या अंतर है। तो देखिए क्या अंतर है। सबसे पहली बात ये करेंगे कि देखिए राज्य विधानसभा जो है चुने हुए विधायकों यानी कि एमएलए के समूह होते हैं, जबकि संसद क्या होती है, वो लोकसभा सांसदों को जो है एमपी के समूह बनाते हैं। देखिए जो लोकसभा के सांसद होंगे उन्हें हम एमपी कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो राज्य विधानसभा के मेंबर होते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए जो एमपीज होते हैं, सांसद होते हैं, वो पूरे देश से चुनकर आते हैं, जबकि राज्य विधानसभा जो एमएलएज होते हैं वो राज्य से चुनकर आते हैं, यानी कि जिस राज्य की विधानसभा है वहीं उसी राज्य से जो है वो चुनकर वहाँ से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा काम राज्य सरकार का है और कौन सा काम जो है वो केंद्र सरकार का है। तो देखिए पहली बात ये है कि चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाए। ये मतलब अपने देश की बात नहीं है, चीन की बात है। तो ये किसका काम होगा, ये किसी एक राज्य का काम तो हो नहीं सकता, ये केंद्र का काम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों की कक्षा 8 को जो है बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तो ये जो है ये राज्य का काम है, राज्य सरकार का काम है। नेक्स्ट है अजमेर और मैसूर के बीच नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, ये भी केंद्र सरकार का काम है। 1,000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा, ये भी जो है वो केंद्र सरकार का काम है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमें इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, और ये जो है ये प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, ये हम सबको याद भी होना चाहिए। तो देखिए रिक्त स्थान भरना है। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है, और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से, क्या मतलब, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों में जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना देती हो, यानी कि जहाँ पे जनता जो है वो सरकार नहीं चुनती, उसे जो है हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो है वो होता है। क्या, किसका मतलब है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब। तो देखिए आप ये पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या फिर संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए ही चुना जाता है। और ऐसा क्यों होता है, जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही क्यों चुना जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं चुना जाता। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये हो गई कि देखिए जीवन भर के लिए क्यों चुना जाएगा, जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है। मतलब क्या कि वो अपने मन का करने लग जाएंगे, और 5 साल का जो लिमिटेशन होता है, तो 5 साल के बाद जो है जनता, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो वही सरकार रहेगी, और अगर नहीं करेगी तो उस सरकार को हटा दिया जाता है। दूसरी बात ये हो गई कि निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को यह जांचने और परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं रखता है। तीसरी बात ये हो गई कि निश्चित अवधि के चुनाव से जो है वो प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि यदि उन्होंने जनता के हितों के लिए काम नहीं किया तो अगली योजना में उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस भय के कारण भी जो है वो जनता के लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे कि आप पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे एक दूसरे के रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप जैसे देखिए कैसे अख्तियार करते हैं, इसमें नाटक के थ्रू बताया गया है, तो ये तो बच्चों का काम है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कितना सुंदर पार्लियामेंट का फिगर है, आप बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लीजिए। देखिए ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो है ऐसे संसद बैठती है, ठीक है। और जो है भारतीय संसद की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है ये, जो 2 सदनों में बटी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा पार्लियामेंट जो है वो कितने सदनों में बटी होती है, 2 सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 245। तो देखिए देश के जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति होते हैं।
और लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 545। ठीक है, लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। और लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अब बात करेंगे संसद की भूमिका के बारे में। असल बात में ये है कि संसद की भूमिका क्या है, आज़ादी के बाद से उसकी भूमिका क्या हुई, और जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत ये है कि निर्णय की प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी, मतलब जनता की हिस्सेदारी होनी बहुत महत्वपूर्ण है इस लोकतांत्रिक सरकार में। और सहमति पर जो है आधारित शासन, किसकी सहमति पे? जनता की सहमति पे। तो हमारी व्यवस्था में जो है वो संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह के चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि 5 साल में लोकसभा का चुनाव भी आता है, और अभी हमारे यूपी का भी जो है 2022 में यूपी का चुनाव है। मतलब किसका? राज्य विधानसभा का चुनाव है। ठीक है, तो आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में जो है वो चुनाव करवाए जाते हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं। और देश को जो है बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है, और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो है वो आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। आप सभी जानते हैं राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 मेन हैं। तो देखिए, यहाँ राजनीतिक दलों के नाम भी दिए गए हैं, आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, और राज्य दल के भी होते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये जो है 16वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम थे। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय, और 2014 में जो है वो जीती थी, और फिर 2019 में भी जीती है। ठीक है, तो 282 वोटों से जीती थी। तो देखिए, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है? जैसे आप सभी जानते हैं कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन है। 2 सदन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा जो है वो चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, और जिससे ये पता चलता है कि किस राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चूंकि लोकसभा के कुल 543 निर्वाचित सदस्य, 543 मैंने क्यों किया कि 2 ठो जो है 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो देखिए, 2 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं, और जो है किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने आवश्यक होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, लोकसभा के मेंबर्स में जो है 545 सदस्य टोटल होते हैं, और एक राजनीतिक दल को जो है वो बहुमत प्राप्त करने के लिए 272 वोटों की ज़रूरत होती है। ठीक है, 272 वोटों की ज़रूरत होती है 543 में, क्योंकि 2 सदस्य तो जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। अब बात करेंगे कि देखिए, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका जो है ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। असल में हमारे देश में प्रधानमंत्री की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री जो है वो अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। आप सभी जानते हो कि जैसे देखिए, विदेश मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, है ना, और रक्षा मंत्री हो गए। तो इन जो है ये सांसदों में से ही किसको विदेश मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों में जो है वो जिम्मा संभालते हैं। तो हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पे जो है वो काम करते हैं।
आप देखिए, आप ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि ये देखिए केंद्रीय सचिवालय की जो है 2 मुख्य इमारतें हैं। इसमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है और प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के इसमें दफ्तर बनाए गए हैं। और दाईं ओर जो है वो नॉर्थ ब्लॉक है, जहाँ पे वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। तो केंद्र सरकार के जो है अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में जो है वो स्थित है। राज्य जो है, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है वो काम करती है, मतलब राज्य के प्रतिनिधि। तो राज्यसभा में कोई कानून बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश कर सकती है राज्यसभा भी। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार जो है राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संसद का यह जो है सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा भी करता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो है लोकमत विधि जो है पास हुई है ना। बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो पास हुए हैं और अगर वो जनता के फेवर में नहीं होंगे तो राज्यसभा जो है उसकी समीक्षा भी कर सकता है। ठीक है, अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। और राज्यसभा जो है सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अगली बात हम ये करेंगे कि सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब से संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का मतलब क्या कि प्रश्नकाल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। इसके माध्यम से जो है वो सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। प्रश्नकाल का मतलब ये है कि प्रश्न करना, तो कामकाज के बारे में प्रश्न करके जानकारियाँ हासिल की जाती हैं और इसके जरिए संसद जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से ही जो है वो सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है और इस तरह जो है सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी कि सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की बहुत अहम भूमिका होती है। वे जो है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो आप ये एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि लोकसभा में जो है संसद द्वारा पूछे गए प्रश्न, ठीक है। तो डॉक्टर मनोज राजौरिया ये प्रश्न करते हैं कि क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है। तो देखिए ये कारण बताएंगे, ठीक है। जैसा कि इन्होंने भी कारण बताया है कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित है और इसमें मंत्रालयों विभागों तथा राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है। तो ये आप सभी देख लेंगे। हम आगे चलते हैं। देखिए, सांसदों के प्रश्नों से जो है वो सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है कि कहाँ हमने कमियां छोड़ी हैं और इसके चलते सरकार जो है वो चुस्त रहती है, मतलब चुस्त दुरुस्त रहती है। और इसके अलावा वित्त से भी संबंधित सभी मामले में जो है संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। ठीक है, जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है और यही है भारतीय लोकतंत्र। बात आती है कानून बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है कानून बनाना। तो कानून बनाना जो है संसद का महत्वपूर्ण काम है और इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली जो है आर्टिकल 370 यानी कि जम्मू कश्मीर
तो आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर में जो है 370 था, जिसमें से बहुत सारे उसको विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो ख़त्म होके अब जो है भारत के सभी राज्यों की तरह जो है वो जम्मू कश्मीर भी हो गया है। तो ये किसके पास अधिकार था? ये पार्लियामेंट के पास ही अधिकार था, है ना। तो संसद में अब बात करेंगे कि संसद में कौन लोग होते हैं। तो देखिए, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग होते हैं और जिसमें जो है उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। उदाहरण के लिए आप देख लेंगे कि अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है, महिलाओं की भी संख्या जो है पहले से ज़्यादा है, बहुत सारे क्षेत्रीय दल के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं और जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वो अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। तो देखिए, दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। आप तालिकाओं में देख पा रहे होंगे कि मतदान प्रतिशत जब पहला चुनाव वर्ष था 1951-52, तो 61.16 लोगों ने वोट दिया था। ठीक है, इसी प्रकार पहली, चौथी, पाँचवीं, है ना, देख पा रहे होंगे आप सभी। और 16वीं में जो है 66.4% लोगों ने वोटिंग देखा। तो देखने में ये आया कि प्रतिनिधि मूलक यंत्रों में लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 100% जो है मतदान कभी हुए ही नहीं। आप देख पा रहे होंगे कभी 57.98%, कभी 58.19%, कभी 66% हुआ है। तो आप इसको 100% तो है प्रतिनिधित्व नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या है, सही ढंग से जो है वो प्रतिबिंबित नहीं करता। तो ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकते। और इस बात का ध्यान रखते हुए संसद में कुछ सीटों को जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें। ठीक है, आप सभी जान पा रहे होंगे कि देखिए 100% चुनाव हो नहीं रहा है, कुछ परसेंट लोग जो है वो पहुंच ही नहीं पाते हैं वोट डालने के लिए, है ना, जिससे जो है वो अपने उम्मीदवार को नहीं चुन पाते। तो इसलिए SC STs के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। इसलिए तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरीके से संसद में उठा सकते हैं। और इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पहले जो है महिलाओं की सीट से केवल 4% महिलाएं थी, केवल। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज जब बराबर बराबर महिलाएं कंधे से कंधे मिला के महिलाएं चल रही हैं, तो उसमें केवल सिर्फ 4% महिलाएं, मतलब ना के बराबर। और आज भी उनकी संख्या केवल 11% है, मतलब थोड़ी सी ही ऊपर है। और जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। तो इसी तरीके से के मुद्दों की वजह से जो है आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे जो है सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या फिर नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो है ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को जो है वो झलकाती है। अब एक क्वेश्चन हम ये भी देख लेते हैं कि आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है, बता सकते हैं? तो देखिए, पहला कारण मुझे तो ये समझ में आता है कि महिलाओं को उनके परिवार वालों से राजनीति में आने के लिए समर्थन नहीं मिलता या फिर कम मिलता है। दूसरी बात ये हो गई कि महिलाओं की जो है राजनीति में स्वयं की रुचि कम है, यानी कि महिलाओं की रुचि भी स्वयं खुद की कम है जो है। तीसरी बात ये हो गई कि राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण भी जो है वो महिलाओं की कमी का कारण होता है। आप सभी जानते हैं कि सभी लोग जो है राजनीति का दूसरा नाम कि राजनीति बहुत गंदी है, बहुत गंदा फील्ड है ना, महिलाओं के लिए बहुत शोषण किया जाता है। तो इसलिए भी महिलाएं जो है वो राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। अब हम शब्द संकलन देख लेते हैं। स्वीकृति का मतलब क्या है? किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना। और इस अध्याय में जो है संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। अब बात करेंगे गठबंधन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि समूहों या दलों के तात्कालीन गठजोड़ से, मतलब एक पार्टी का दूसरे पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाना, यानी कि गठबंधन करना।
तो इस अध्याय में जो है गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ से किया गया है। अब बात करेंगे अनसुलझे। अनसुलझे का आशय क्या है? ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। चैप्टर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सभी वयस्कों को मताधिकार दिए जाने का कारण, सबसे पहला कारण ये है कि सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए। दूसरा, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। तीसरी बात ये हो गई कि नागरिकों की भागीदारी और सहमति जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो सकती है। अगले क्वेश्चन का आंसर छात्र खुद देंगे मैप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन अब समाप्त हो गए हैं और ये जो 2 क्वेश्चन है ये छात्र खुद सॉल्व करेंगे और अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस प्लीज़ आप केवल देखें ही नहीं, शेयर भी करिए ताकि मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और जो है मैं और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ ला सकूँ। और प्लीज़ गाइस शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अपने फेसबुक, ट्विटर और जो है टेलीग्राम पे ज़रूर मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।